वही बरामदा है, बरामदे में बिछा हुआ तख्त भी वही है जो आज से कई साल पहले हुआ करता था। और उस पर बैठी अनुपमा आज भी अपने मायके से ससुराल जाने को तैयार बैठी थी। पर आज यहाँ के दृश्य के साथ साथ रिश्ते, रिश्तेदार, भावनाएं और सोच सब बदल चुके थे। 2 साल पहले जब वो यहाँ से विदा हो रही थी, तब माँ को बीमार हालत में छोड़कर जा रही थी। जाते जाते अनुपमा ने बार बार अपनी भाभीयों से, भाई से गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि माँ की तबीयत की खबर उसे देते रहना। सबने उसे सांत्वना भी दिया था। बाबूजी से भी यही कहकर गई थी वो, पर तबीयत की खबर देना तो बहुत दूर की बात है। माँ इस दुनिया को ही छोड़कर चली गई और किसी ने उसे बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी। वो जब भी अपने मायके आती थी तो माँ उसे इसी बरामदे में या बाहर चौक में बैठी मिलती। चूँकि उसके आने का समय सुबह का ही होता था और अक्सर अनुपमा सर्दियों में ही आती थी, तो माँ कभी अलाव के पास बाबूजी के साथ बैठी हाथ सेकती मिलती, तो कभी चाय पीती या फिर कुछ और काम करती हुई। वो जैसे ही बड़े से गेट पर आकर खड़ी होती तो माँ बाबूजी उसे स्तब्ध होकर ऐसे टकटकी लगाए देखते रहते जैसे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। उन्हें लगता था कि अगर वो पलके झपकाएंगे तो अनुपमा गायब हो जाएगी। जब उन्हें उसके आने का पूरी तरह विश्वास हो जाता तो माँ अपने घुटने के दर्द को भूलकर वहाँ से उठकर तेजी से चलकर आने की कोशिश करती। उन्हें ज़्यादा ना चलना पड़े, इसीलिए अनुपमा भी जल्दी जल्दी चलकर माँ के पास पहुँच जाती और उनके गले लग जाती। अनुपमा अपनी माँ की बाहों में सिमटकर फिर छोटी सी बच्ची बन जाती। मन करता कि अब वो कभी उनसे अलग ही ना हो। फिर माँ उसका बैग उठाने के लिए बढ़ती, पर मैं खुद रख दूंगी ना, तुम परेशान मत हो माँ, कहकर वो बैग उठाकर लाकर बरामदे में इसी तख्त पर रख देती थी। माँ अलाव के पास उसके लिए सूखे पुआल से बना बैठने का आसन रख देती और किसी को भेजकर बहू को चाय नाश्ता लाने को कहलवा देती थी। वो जब तक यहाँ रहती माँ की दुनिया उसके और बच्चों के आसपास घूमती। वो कभी उसे अकेले नहीं छोड़ती। उसके बच्चों ने कुछ खाया या नहीं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं, उनको कुछ नया खाने का मन तो नहीं, बस हमेशा हर तरह से इसी कोशिश में रहती कि शहर से आई उनकी बेटी और बच्चों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ घर में सभी हैंडपंप के ताज़े पानी से नहाते थे, पर अनुपमा और बच्चों को पानी गर्म करके नहाने की आदत थी। इसीलिए माँ ईंटों को जोड़कर चूल्हा बनाती थी और उस पर इनके नहाने के लिए खुद पानी गर्म करती थी। जब अनुपमा अपने वापस जाने की बात माँ को बताती थी कि फला दिन को उसे जाना है, तो वो उदास होकर पहले अनुपमा को चुपचाप देखती रहती और फिर कहती, क्या इतनी जल्दी जाना जरूरी है? कुछ दिन और नहीं रुक सकती क्या अनुपमा? माँ रिजर्वेशन है, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होगा, कहकर वो नजरें झुका लेती। उस समय उनकी आंखों की बेबस नमी अनुपमा से सहन नहीं होती थी। माँ की आंखों में न जाने कैसी गहरी उदासी और शायद उसके लिए कुछ न कर पाने की छटपटाहट होती थी, जो कि अनुपमा को भीतर तक हिला देती थी। एक बार माँ ने अनुपमा से कहा भी था कि नाना के खेतों के बिकने के बाद उसे भी 1 लाख रुपए देगी और बाबूजी भी यहाँ प्रॉपर्टी में भाइयों के बराबर हिस्सा तो नहीं दे पाएंगे, पर कुछ रुपए उसको ज़रूर देंगे, क्योंकि ये उसका अधिकार है और बाबूजी अपनी बेटी का अधिकार मारना नहीं चाहते थे। तब अनुपमा ने माँ से यही कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, रिश्तों में प्यार बना रहे, बस यही उसके लिए ज़रूरी है। पर माँ ने कहा, जो जिसका है वो तो देना ही है, हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं वो तो करेंगे ही। पर अनुपमा ने बहुत बार महसूस किया था कि माँ अपने बेटों के सामने उसके अधिकार की बातें नहीं कर पाती थी। कारण तो अनुपमा भी जानती है कि गांवों में आज भी बेटियों को मायके की जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। इसीलिए माँ कहने से झिझकती थी और यही कारण था कि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि वो भाइयों से हिस्सा ले। परंतु माँ बस माँ होती है। अगर माँ ममता लुटाने पर आ जाए तो सागर की गहराइयाँ भी कम पड़ जाए। लेकिन ममता के अधीन उनकी बेबस आंखें देखकर कभी कभी तो अनुपमा को अपनी माँ पर गुस्सा भी आता। मन करता कि उनसे कह दे कि जब इतना चाहती हो मुझे, तो बेटों के बराबर अधिकार देने में
और उनके समक्ष बोलने में डरती क्यों हूँ। लेकिन अच्छा ही है कि वो कभी माँ से नहीं बोली। जिस दिन अनुपमा को वापस जाना होगा तब बरामदे में रखे इसी तख्त पर बैठकर कपड़े बैग में रखती और माँ गुड़, मुरमुरे, अचार, घी और न जाने क्या क्या लाकर उसके लिए रखने लगती। तब उसे बार बार मना करना पड़ता कि कैसे इतना सब कुछ ले जाएगी वो। उनका बस चलता तो वो गेहूँ, चावल, दाल भी बांध देती। उसी तख्त पर बैठी बहुओं से सामान मंगवा मंगवा कर रखती जाती। कभी कभी हाथ जहाँ के तहाँ रुक जाते और उसे एकटक देखने लगती, जैसे उसकी छवि को आंखों में बसा लेना चाहती हूँ। फिर बाबूजी के दिए पैसे तो उसे देती ही और अपने पास जोड़ कर रखे 4-5 हजार रुपये उसे और देती। उस समय उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे वो अपनी बेटी को न जाने क्या क्या और कितना दे देना चाहती हैं, पर फिर भी उन्हें कम लग रहा है। उसके बच्चों को गांव के कपड़े पसंद नहीं आएंगे, इसीलिए उनके कपड़ों के पैसे अलग और आशीर्वाद के पैसे अलग से देती थी। गांव में रहते हुए भी वो अपनी बेटी, दामाद और उनके बच्चों के लिए खुलकर खर्च करती थी। उसे लगता है कि शायद यही कारण होगा कि भाइयों ने माँ की बीमारी की खबर उसे नहीं दी, कि कहीं माँ ने उसे वो सब देने की बात कर दी जो वो देना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में वो मना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसको ना बताने में ही भलाई समझा। उसे किसी अन्य से उनकी बीमारी की खबर मिली और वो भागती चली आई थी। भाई से तो जब भी फ़ोन पर बात होती तो वो माँ ठीक है कहता और उनके आसपास ना होने का बहाना बनाकर बाद में बात करवाने का वादा करके फ़ोन रख देता और फिर दोबारा फ़ोन ही नहीं करता। माँ इस दुनिया को छोड़ गई, पर उसके भाइयों ने उसे बताने की आवश्यकता नहीं समझी। उनकी 13वीं से 2-3 दिन पहले उसे पट्टीदार के ही किसी अन्य सदस्य ने फ़ोन करके बताया, अन्यथा वो इस बात से अनजान ही रहती कि अब उसके सिर से ममता का साया हट चुका है। अनुपमा बहुत ही ज़्यादा तड़पती थी। जितना माँ के जाने से रोई थी उतना ही अपनी उपेक्षा के दर्द से बिलखती थी। जमीन, जायदाद, धन दौलत तो उसे कभी चाहिए ही नहीं थी, पर उससे तो उसके बेटी होने का अधिकार भी छीन लिया गया और अनुपमा कुछ नहीं कर सकी। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो कभी नहीं जाएगी वहाँ। आखिर अब उसका है भी वहाँ कौन। माँ थी, वो चली गई। फिर क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो उसने खुद को समझाया कि बाबूजी हैं, अभी उसे जाना चाहिए उनके पास। आखिर वो भी तो अकेले हो गए होंगे, पता नहीं उनकी कैसी हालत होगी। और उनसे पूछना भी तो है कि भाइयों ने नहीं बताया तो वो तो बता सकती थी। वो बाबूजी से मिलने अकेली आई और तब उन्हें अकेले इसी तख्त पर लेटे पाया। उसे देखते ही बाबूजी रो पड़े और उन्हें फूट फूट कर रोते देख अनुपमा खुद को भी रोक नहीं पाई, वो भी रो पड़ी थी। बाद में उन्होंने उसे बताया कि उसके भाइयों ने उनसे झूठ बोला था कि उन्होंने उसे माँ के गोलोक गमन की सूचना दे दी थी। उनको तो यही लगता था कि अनुपमा सब कुछ जानने के बाद भी नहीं आई। उसने सभी को दोषी ठहराते हुए पहली बार कठोर शब्दों में फटकारा था। पहली बार घर की बड़ी बेटी होने के अधिकार से डांटा था और तब किसी ने फ़ोन खराब होने और किसी ने फ़ोन नंबर न मिलने के अविश्वसनीय बहाने बनाए थे। अनुपमा को माँ के बगैर घर काटने को दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। हालांकि अब तो उसका एक भाई भी पुराने वाले घर से यहीं इस नए घर में रहने लगा था, ताकि रात को बाबूजी को अकेले ना रहना पड़े। तब भी अनुपमा के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। जैसे पहले माँ उसका ख्याल रखा करती थी, इस बार बाबूजी ने रखा और उन्होंने भी वही दोहराया जो माँ कहा करती थी कि उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो माँ की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे और उन्होंने मौसी के बेटे से इसकी बात भी कर ली थी। अनुपमा को महसूस हुआ कि उसके बाबूजी के स्वभाव में पहले से कितना अधिक परिवर्तन आ गया है। माँ के रहते वो कभी नहीं पूछते थे कि उसने खाना खाया या नहीं, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं, या शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें पता होता था कि माँ खुद से पहले उसका ध्यान रखती थी और अब माँ के अभाव में वो माँ के हिस्से की जिम्मेदारी भी स्वतः निभाने लगे। शायद उन्हें अपने बहू बेटों की लापरवाही का भी बोध था, इसीलिए वो ज़्यादा सजग हो गए थे। वापस जाने का समय आया तो फिर वही बरामदा और वही तख्त,
पर वहाँ जल्दी जल्दी उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने को लालायित माँ नहीं थी। बाबूजी उससे 2 कदम की दूरी पर कुर्सी पर बैठे थे। वो अपने कपड़े बैग में रख रही थी। पास ही दोनों भाभियाँ खड़ी थी, पर आज उसे भेंट में देने के लिए उनके पास चंद रुपयों के अलावा कुछ नहीं था। जब भाभीियों ने उसे पैसे देना चाहा तो उसने मना कर दिया, पर बाबूजी की ओर देखकर उसे लगा कि उन्हें दुख होगा अगर वो खाली हाथ चली गई तो। इसीलिए जब भाभी ने दोबारा आग्रह किया तो उसने चुपचाप रुपए पकड़ लिए। फिर बाबूजी ने भी अपनी जेब से रुपए निकाल कर उसे दिए तो उसे माँ की वही आदत याद आ गई, जब वो उनके दिए गए पैसों में अपने पास से भी मिलाती फिर देती थी। उसने भरी आंखों से बाबूजी के धुंधलाते चेहरे की ओर देखते हुए चुपचाप रुपए ले लिए और भाई के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गई। बाबूजी भी बाहर तक उसे छोड़ने आए और अपना और बच्चों का ख्याल रखने की हिदायत के साथ उसे आते रहने को कहा और भाई ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ज्यों-ज्यों गाड़ी पगडंडी की ओर आगे बढ़ती जाती, बाबूजी की आकृति और धुंधली होती जाती। माँ के अभाव में उसे आज घर का वो बड़ा सा गेट कितना सूना निर्जीव प्रतीत हो रहा था। माँ बिन मायका उसके मुंह से अनायास ही निकला और पलकों के बांध को तोड़कर आंसुओं की बूंदें गालों पर लुढ़क आई। अपने घर पहुंचकर उसने अपने सकुशल पहुंचने की खबर बाबूजी को फ़ोन करके दे दिया था। उसके बाद वो इंतज़ार करती रही कि शायद कभी भाई का फ़ोन आए या भाभी फ़ोन करके उसकी कुशल क्षेम पूछेंगी, पर ऐसा अवसर कभी नहीं आया। उसने भी सोच लिया कि अब वो भी फ़ोन नहीं करेगी, पर दूसरे ही पल बाबूजी का मुरझाया चेहरा ध्यान आ गया और उसने सोचा कि आखिर इसमें उनकी क्या गलती हो सकती है। उन्हें तो शायद नंबर भी नहीं पता होगा। और ऐसा ख्याल आते ही उसने अपने बाबूजी के मोबाइल पर ही फ़ोन किया और फिर काफ़ी देर तक उनसे बातें की। उसका फ़ोन आने से बाबूजी भी बहुत खुश हुए, जैसे पहले माँ होती थी। अब तो बाबूजी फ़ोन पर उससे घर परिवार और फसल की बातें भी करने लगे थे, जबकि पहले वो उसके बारे में माँ से ही पूछा करते थे। उससे तो बस हाल चाल पूछकर फ़ोन रख देते थे। अब अनुपमा का नियम बन गया था कि हफ्ते 10 दिन में एक बार बाबूजी को फ़ोन ज़रूर कर लेती थी और उनसे बात करके उसे तसल्ली मिल जाती थी। बीच में कई बार तो ऐसा भी हुआ जब उनका नंबर नहीं लगा तो उसने अपने भाई के मोबाइल पर भी फ़ोन करके बाबूजी से बात की, परंतु कभी भी उनके भाइयों या भाभीयों ने उसे अपनी तरफ से फ़ोन करने की औपचारिकता भी नहीं की। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और एक समय ऐसा भी आया जब उसने अपने बाबूजी को फ़ोन किया पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसने सोचा शायद फ़ोन दूर रखा होगा इसीलिए पता नहीं चला होगा, वो बाद में कर लेगी। परंतु कुछ घंटों बाद फ़ोन करने पर फिर उन्होंने नहीं उठाया। उसे उनकी कई बात ध्यान आई कि पहले भी कई बार उनको फ़ोन की घंटी धीमी होने के कारण सुनाई नहीं पड़ी थी। तब उसने ही चाचा के लड़के को फ़ोन किया था कि बाबूजी के मोबाइल में वॉल्यूम बढ़ाने को कहा था। उसके बाद तो कभी ऐसा हुआ नहीं था कि फ़ोन ना उठाया हो। शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उसने अपने भाई को फ़ोन किया कि वो उनसे उसकी बात करवा दे, तो भाई ने कहा कि वो कहीं दूर किसी और गांव में आया हुआ है, घर पहुंचकर बात करवा देगा। फिर वो इंतज़ार करती रही पर उसके भाई का फ़ोन नहीं आया। इसी प्रकार कभी वो खुद फ़ोन करने की कोशिश करती और कभी भाई से बात करवाने को कहती और वो नए नए बहाने बनाकर टाल देता। लगभग 1 महीना हो गया था पर अनुपमा अपने बाबूजी से बात नहीं कर पाई। अब उसको बेचैनी होने लगी थी कि कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। इन लोगों ने तो माँ के देहांत की खबर नहीं दी थी। अब तो नहीं नहीं, मेरे बाबूजी को कुछ नहीं हो सकता, वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे। वो अपने मन को बहला लेती। उसने सोचा इस बार इतने दिनों से बात नहीं हुई तो हो सकता है कि वो खुद फ़ोन कर ले। पहले भी एक बार कई दिनों तक बात नहीं हो पाई थी। फिर जब भाई के मोबाइल पर फ़ोन करके बात की तो उन्होंने बताया था कि शायद उनके मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हो गया है। वो बाजार नहीं जा सके इसीलिए रिचार्ज नहीं करवा पाए अब तक। तो अनुपमा ने तुरंत ऑनलाइन उनका रिचार्ज करवा दिया और उनको उन्हीं के मोबाइल पर फ़ोन करके बताया कि अब उन्हें रिचार्ज के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। बाबूजी बड़े खुश हुए थे। हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हो, पर फिर भी समय बहुत हो गया। इसी उधेड़ बुन में 2-4 दिन और निकल गए।
और अब अनुपमा ने गांव जाने का फैसला कर लिया। उसने ट्रेन के रिजर्वेशन करवाने के लिए अपने पति से कहा कि जितनी जल्दी का टिकट मिल सके वो बुक करवा दे, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर के 3 या 4 बज रहे थे कि अनुपमा का मोबाइल बज उठा। उसे लगा बाबूजी का फ़ोन होगा, उसने तुरंत उठा लिया, पर अनजाना नंबर देखकर फ़ोन काटने ही जा रही थी कि शायद कोई काम का फ़ोन हो। यही सोचकर उसने फ़ोन उठाया और उसके हेलो बोलते ही दूसरी ओर से उसके चचेरे भाई की आवाज़ आई और उसने बताया कि बाबूजी उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। वो निश्चेष्ट होकर बैठी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे और क्या कहे। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी माँ को गए 1 साल भी नहीं हुआ और अब बाबूजी भी उसे छोड़कर चले गए। पर कैसे? क्या वो बीमार थे इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रहे थे और किसी ने उसे खबर नहीं की, जैसे माँ के समय में हुआ था। उसके दिमाग में आंधी सी चल रही थी, जीभ मानो तालू से चिपक गई। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर होंठ हिलकर शांत हो गए। दूसरी ओर से आवाज़ आ रही थी कि दीदी तुम आ रही हो ना, तुम्हारा इंतज़ार करे। हाँ, बस इतना ही बोल सकी वो और फ़ोन बिना काटे रख दिया और उसी समय बस से ही गांव के लिए निकल पड़ी। रात भर का सफ़र उसे सदियों सा लग रहा था। बस अपने निर्धारित समय से 2-2.5 घंटे देर से पहुंची। इस बीच उसके भाई और चचेरे भाई के कई बार फ़ोन आ चुके थे। अधिक देर होती देख उसके भाई ने उसे बस स्टेशन से लाने के लिए मोटरसाइकिल से चचेरे भाई को भेज दिया ताकि जल्दी आ सके। मोटरसाइकिल से उतरकर वो दौड़ती भागती घर में घुसी। बाबूजी की अंतिम विदाई की तैयारी हो चुकी थी। सबकी आंखें उसके इंतजार में मुख्य द्वार पर टिकी थीं, पर उसमें ना माँ की आंखें थी और ना ही बाबूजी की। उस भीड़ में भी आज वो अकेली थी। बाबूजी के चेहरे से कपड़ा हटाकर उसे अंतिम दर्शन के लिए कहा गया। मंजली भाभी ने कुछ पैसे लाकर उसके हाथ में दिए कि वो अर्थी पर चढ़ा दे। तभी उसकी बड़ी भाभी उसके गले लगकर रोने लगी और उधर सभी लोग बाबूजी की अर्थी उठाकर मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। वो तो बाबूजी को अभी ठीक से देख भी नहीं पाई थी। उन्हें जी भरकर देखना चाहती थी। भाभी को कंधे से पकड़कर अपने आप से अलग किया और रोती हुई बाहर की ओर भागी। गांव व परिवार की अन्य महिलाएं भी तो जो आरती के पीछे पीछे चल रही थी। गांव के नुक्कड़ पर जाकर उसने उनके अंतिम दर्शन करके भाभी द्वारा दिए गए पैसे चढ़ाए और एक हारी हुई जुआरी की भांति अपना सब कुछ गंवाकर खाली दामन लिए बेबस अपने सिर से बाप का साया हटते देखती रही। थके हुए भारी कदमों से भी वो भाभियों, चाचियों और बुआ के साथ घर में लौट आई। रोते हुए उसने अपनी चाची से कहा कि इन लोगों में से किसी ने उसे एक फ़ोन तक नहीं किया, नहीं तो वो बाबूजी को उनके जीते जी मिल लेती। ये बताते हुए वो इस बात से अनजान थी कि उसकी बड़ी भाभी को उसका खुद से अलग करना बहुत बुरा लग गया था। वो सभी को बता रही थी कि किस प्रकार उन्होंने 22 दिनों तक अस्पताल में बाबूजी की सेवा की और उनके पति ने कितना खर्च किया। अनुपमा का मन कर रहा था कि वो अभी वहाँ से वापस चली जाए। अब उसका यहाँ कुछ भी नहीं है, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसे रुकना पड़ा। वही घर था, वही बरामदा, वही आंगन और घर में रिश्तेदारों की भीड़, पर अनुपमा बेहद अकेली थी। उसके लिए ये घर तो अब बस उस मंदिर के समान था जिसमें उनके भगवान की मूर्तियां ही ना हों। इस खाली 4 दीवारी में सिवाय घुटन के कुछ भी नहीं था। उसकी भाभियों को उससे बोलने की फुर्सत नहीं थी या बड़ी भाभी को खुश करने का प्रयास था। बुआ और मौसी ही थी जो उसके पास बैठी उससे बातें करती। अब तो गांव की औरतें भी उसकी ओर देखती तो उनकी नज़रों में उसके लिए सहानुभूति होती, जैसे कह रही हो बेचारी का मायका खत्म हो गया, उसके लिए अब एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। बड़ी भाभी और भाई उससे दूर दूर ही रहते, न जाने क्यों। 13वीं संपन्न होते ही दूसरे ही दिन वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। रुकने के लिए चाची, बुआ, मौसी और मौसी की बहू ने कहा, पर जिन्हें कहना चाहिए था उन्हें शायद डर था कि उनके कह देने से हो सकता है 1-2 दिन और रुक जाए, इसीलिए उन्होंने नहीं कहा। वो एक बार फिर वही बरामदे में बिछे उसी तख्त पर बैठी थी। बुआ, मौसी की बहू और छोटी मौसी उसके पास ही बैठी थी। बुआ पूछ रही थी, तैयारी कर ली? हाँ, उसने कहा।
खाना खाया? उन्होंने पूछा। हाँ, सुबह खाया था, अनुपमा ने कहा। सुबह नहीं, हम दोपहर की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा। मुझे भूख नहीं है, अनुपमा बोली, जबकि सच ये था कि उसे भूख लग रही थी, पर खाने के लिए किसी ने पूछा नहीं था और वो खुद खाना लेकर एक बार के लिए दोषी नहीं बनना चाहती थी। अरे भूख कैसे नहीं, शाम हो रही है, मैं लाती हूँ खाना, कहते हुए मौसी की बहू उठकर उस कमरे में गई जहाँ खाना व मिठाइयाँ रखी हुई थी। मिठाई दिया तुम्हें खाने को और ले जाने के लिए रखा? बुआ ने पूछा। नहीं, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी। अरे कल तक बाल्टी भर भर कर मिठाइयाँ थी। बड़ी वाली के मायके वाले गए तो पता नहीं कि उसने सारी वहाँ भेज दी या फिर कहीं छिपा दिया, पर कमरे में अब कोई मिठाई नहीं है, मौसी की बहू ने बाहर आते हुए कहा। भाई बड़ी चालाक हैं ये बहुएं, कोई खाना ले इसीलिए छिपा दिया और अपने मायके वाले को ही देगी। इकलौती ननद के लिए भी अब कुछ नहीं है इनके पास। बुआ गुस्से को भीतर ही भीतर पीती हुई बोली, आप नाहक परेशान हो रही हो, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं लेकर जाने वाली हूँ। कहते हुए उसे माँ की याद आ गई कि कैसे माँ उसके लिए न जाने क्या क्या बांधने को तैयार रहती थी। जब जब वो ससुराल जाती थी तभी उसकी मंजली भाभी आई और उससे पूछा, दीदी मुरमुरे और गुड़ रख दे, ले जाओगी? नहीं भाभी, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी। अनुपमा ने कहा। गुड़ क्यों, मिठाई नहीं बची है क्या? बुआ बोली। हाँ थोड़ी है, आप कहो तो रख दूं दीदी। भाभी उसकी ओर देखते हुए बोली, नहीं, मैं कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगी, किसी को मेरे लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसने कठोरता से इतनी तेज आवाज में कहा ताकि उसकी आवाज़ बरामदे के दूसरे छोर पर बैठे उसके बड़े भाई भाभी को सुनाई पड़ सके। उसने अपनी बेटी से पर्स मंगवाया और उसमें से पैसे निकालकर अपनी भाभी को दिया, ये कहते हुए कि बाबूजी की अंतिम यात्रा में मेरे द्वारा जो पैसे चढ़ाए गए वो मेरे ही होने चाहिए, इसीलिए ये पैसे तुम्हें रखने ही पड़ेंगे। इस प्रकार उसने ये जता दिया कि अब वे लोग उसे बोझ ना समझे, वो उनका एक भी पैसा अपने लिए नहीं लेगी। शाम को वो जाने लगी तो मंजली भाभी ने सभी के समक्ष औपचारिकता पूरी करते हुए कहा कि आती रहना दीदी, माँ बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं ना। पर उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल से जरूर आवाज़ आई कि तुम एक बार फ़ोन करोगी तो मैं भागी चली आऊँगी। उसे पता था कि अब उसे कोई फ़ोन नहीं करेगा। उसके पास फ़ोन आने तो तभी बंद हो गए थे जब माँ बीमार पड़ी। आज उसकी आंखें फिर भर आई, चाहकर भी वो अपने आंसू रोक न सकी, पर वहाँ कोई नहीं था जिसके कंधे पर वो सिर रखकर रो पाती। उसने तुरंत हाथ में पकड़े रुमाल से अपना चेहरा साफ किया और बाहर आ गई। घर की चौखट से बाहर पैर रखते ही उसे लगा कि अब उसका मायका खत्म हो गया। उसका बचपन, उसकी जवानी सब पीछे उस चहार दीवारी में छूट गया। बस अगर कुछ रह गया है तो वो है यादें। अंतिम बार वो जी भरकर अपने जीवन के उस हिस्से को देख लेना चाहती थी जो कल से उसके लिए अनजान हो जाने वाले हैं। अनुपमा भाई की गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। वो तब तक अपने उस घर को अपनी आंखों से दूर होते हुए देखती रही जब तक कि गाड़ी गांव के आखिरी छोर के नुक्कड़ तक पहुंचकर मुड़ नहीं गई। उसका मन बार बार कर रहा था कि वो गाड़ी से उतरकर भागकर वापस जाए और अपने घर की दीवार से लिपट जाए। मन उस घर की माटी को चूमने को मचल रहा था जिसमें उसके माँ बाबूजी की खुशबू बसी थी, पर यह इच्छा अब सिर्फ उसकी कल्पनाओं में ही पूरी हो सकती है। भाई उसे बस स्टेशन पर छोड़कर वापस जाने लगा। तभी हर बार की भांति उस बार भी वो बोलने वाली थी कि माँ बाबूजी का ख्याल रखना, पर मुँह से माँ निकलते ही उसे याद आ गया कि अब घर पर उसके लिए फिक्रमंद होने वाली माँ नहीं है और ना ही बाबूजी। याद आते ही वो चुप हो गई। भाई भी शायद समझ गया, इसीलिए बिना कुछ बोले चला गया। अनुपमा बस से वापस अपनी ससुराल आ गई और दूसरे ही दिन वो एक फाइल लेकर अपने वकील से मिलने पहुंच गई। काफ़ी देर तक उससे बात करने के उपरांत वो घर वापस आ गई। लगभग एक हफ्ते के बाद फ़ोन करके उसने अपने वकील को घर बुलाया। वकील को घर आया देखकर राकेश को आश्चर्य हुआ। वो पूछ बैठा, अनुपमा, वकील को क्यों बुलाया है? राकेश, बताती हूँ, पर वादा करो मेरे काम में बाधा नहीं डालोगे, वो बोली। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे काम में बाधा डालूंगा? राकेश बोला। राकेश, भगवान ने हमें एक बेटा और एक बेटी देकर हमारा परिवार पूरा कर दिया है।
दोनों हमारे लिए बराबर हैं, है ना? वो बोली। हाँ, पर मैं समझा नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे बाद भी हमारी बेटी का मायका सुरक्षित रहेगा ही। इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना। इसीलिए मैंने इस घर का आधा हिस्सा हमारी बेटी के नाम करके उसका मायका सुरक्षित कर दिया। अब प्रॉपर्टी के कारण ही सही, पर रिश्ते और दोनों जीवित रहेंगे। राकेश निशब्द होकर अनुपमा का चेहरा देखता रहा। इस समय उसके चेहरे को देखकर वो अनुमान लगाना मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो भाव शून्य सी फाइल के पन्ने उलट पुलट कर देख रही थी। धीरे धीरे दिन करके गुजर रहे थे। पिछले 8 महीने से अपने मायके अनुपमा नहीं गई थी। वो अपनी माँ और बाबूजी को याद करके आंसू बहाया करती थी। इतने महीने में उसके भैया भाभी ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया उसके हाल चाल पूछने के लिए। 2 दिन के बाद रक्षाबंधन आने वाला था, इसीलिए अनुपमा को अपने मायके की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। रक्षाबंधन पर भैया भाभी तो फ़ोन नहीं करते थे, लेकिन माँ बाबूजी फ़ोन करके आने के लिए कहते थे। पर इस बार उसको फ़ोन करके बुलाने वाला कोई नहीं था। वो अपने रूम में फूट फूट कर रो रही थी। तभी अनुपमा की ननद प्रिया अपनी भाभी के रूम में आ जाती है। दरअसल वो अपने भाई राकेश को राखी बांधने के लिए आई थी। भाभी, आप रो क्यों रही है? आपने अपने सारे फर्ज बहुत अच्छे से निभाए। आप इतनी अच्छी हैं कि कोई आपसे रिश्ता तोड़ ही नहीं सकता। पता नहीं आपके भैया भाभी किस मिट्टी के बने हैं। भाभी, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें किसी न किसी बात का डर सता रहा है। भाभी, जब आप घर पर जाती थी तो वहाँ पर कोई बात होती थी क्या? हाँ प्रिया, बाबूजी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मेरे नाम करना चाहते थे। माँ और बाबूजी इस बारे में आपस में बातें किया करते थे, लेकिन मैंने हमेशा बाबूजी को ऐसा करने से मना किया। अच्छा भाभी, अब मेरी समझ में आया। शायद भैया भाभी को यही डर सता रहा था कि अगर आप वहाँ पर जाएंगी तो फिर प्रॉपर्टी में बाबूजी आपको हिस्सा दे देंगे। इसीलिए शायद भैया भाभी नहीं चाहते थे कि आप माँ और बाबूजी के अंतिम समय में उनके साथ रहें। प्रिया की बातें सुनकर अनुपमा हैरान रह गई थी। आज उसे सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी और कहीं न कहीं अनुपमा को प्रिया की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। क्योंकि जब भी बाबूजी मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की बात करते थे तो भैया भाभी का मुंह बन जाया करता था। खैर भाभी, जाने दो, वो पुरानी बातें हो गई। अब उन्हें उखाड़ कर क्या फ़ायदा। वैसे भी आपको वहाँ मायके में प्रॉपर्टी का लालच तो है नहीं। तुम सही कह रही हो प्रिया, मुझे वहाँ से अब कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन रक्षाबंधन आने वाला है, इसीलिए मैं भी जाना चाहती थी। लेकिन जब भैया भाभी ने नहीं बुलाया तो फिर अब मैं नहीं जाऊंगी। खैर, अब ये बताओ, तुम्हारे वहाँ ससुराल में सब लोग कैसे हैं? भाभी, वहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं। वो लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। भाभी, मुझे भी आप पर बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मुझे आप जैसे भैया और भाभी मिले। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। मम्मी पापा तो मुझे छोड़कर बहुत पहले चले गए थे, लेकिन आपने और भैया ने मिलकर मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। आपने हमेशा मेरा ध्यान रखा एक माँ की तरह। अनुपमा और प्रिया आपस में बातें कर रही थी। तभी राकेश ऑफिस से आते हैं और बाहर से ही आवाज़ देते हुए कहते हैं, अनुपमा, जल्दी से 1 कप चाय बना दो, बहुत थकान हो रही है। अनुपमा चाय बनाने के लिए जा रही थी, तभी प्रिया ने उसे रोका। भाभी, आप बैठो, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ, फिर हम सब साथ में बैठकर चाय पियेंगे। प्रिया अपनी भाभी के रूम से बाहर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में उसके राकेश भैया मिल गए और वो दौड़कर अपने भैया के गले लग जाती है। तुम कब आई प्रिया? भैया, बस अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। आप चलिए फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ। प्रिया को यहाँ पर कभी अपने माँ बाप की कमी नहीं खली, क्योंकि माँ बाप की तरह ध्यान रखने वाले भैया भाभी उसके पास थे। रक्षाबंधन का दिन आ गया। प्रिया अपने भाई राकेश को राखी बांध रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनुपमा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसके बड़े भैया खड़े थे। बड़े भैया को देखकर अनुपमा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज उसके बड़े भैया उसके सामने खड़े हैं। अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने भैया को अंदर आने के लिए कहा। प्रिया ने भी कहा, भैया आइए बैठिए, मैं राखी की दूसरी थाल ले आती हूँ अनुपमा भाभी के लिए।
अनुपमा की आंखों से अभी भी आंसू टपक रहे थे। प्रिया राखी की थाल सजा कर ले आती है। अनुपमा ने अपने भाई को राखी बांधी और उसके भाई ने 500 रुपये निकालकर अनुपमा के हाथ में रख दिए। अनुपमा ने वो 500 रुपये अपने भैया को वापस लौटा दिए और कहा, भैया मुझे रुपए की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसी तरह हर राखी पर आ जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे वहाँ की प्रॉपर्टी में भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए और मुझे मेरा मायका चाहिए। तभी उसके बड़े भैया ने कुछ कागज़ निकाले और उस पर अनुपमा को साइन करने के लिए कहा। अनुपमा ने जब वो कागज़ खोलकर देखे तो उसने देखा कि बाबूजी ने अनुपमा को उस घर में हिस्सा दिया हुआ था, इसीलिए उसके बड़े भैया साइन करवाने आए थे ताकि पूरा घर उसके नाम हो जाए। अनुपमा तू तो हमेशा कहती थी तुझे वहाँ की प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चाहिए, तेरे पास यहाँ पर इतना सब कुछ तो है, फिर भी पता नहीं क्यों बाबूजी ने घर में तेरा हिस्सा भी कर दिया। आज के दिन वो कागज़ देखकर अनुपमा का दिल पूरी तरह से टूट गया, लेकिन वो कुछ भी अपने भैया से बोल नहीं पाई थी। उसने चुपचाप कागज़ पर साइन कर दिए और उसके भैया वो कागज़ लेकर वहाँ से चले गए। आज अनुपमा को पूरी तरह यकीन हो गया था कि अब उसका मायका नहीं रहा। उस दिन के बाद से अनुपमा के भैया भाभी का कभी भी फ़ोन नहीं आया। अब अनुपमा ने भी अपने आप को मजबूत बना लिया था और अपने मायके को भूलकर अपने इस घर संसार में खुश है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।